नमस्कार आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज निवर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने उन्हें एक शाल और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति पर उनको बधाई दी। गवर्नर झारखंड के साथ साथ तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे राधाकृष्णन को शनिवार को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री देव वर्मा को तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कुछ ही दिनों में उनके शपथ लेने की संभावना है। सीपी राधाकृष्णन ने 20 मार्च को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। तमिलनाडु में हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ रही तमिलिसाई सौंदरराजन के इस्तीफे के बाद सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के चौथे राज्यपाल होंगे। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में राज्य के गठन के बाद से तेलंगाना के सभी 3 राज्यपाल तमिलनाडु से हैं। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित वाणिज्य कर विभाग में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में यहां आईटीसी के भुगतान में 1000 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है। इस घोटाले में 75 कंपनियों को धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है। फायदा पाने वाली कंपनियों की सूची में स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के फॉरेंसिक ऑडिट में इस मामले का पता चला है। ये भी पता चला है कि पूर्व मुख्य सचिव के निर्देशों के साथ सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया था। इस मामले में पूर्व CSIIT हैदराबाद के एसोसिएट प्रोफेसर, अतिरिक्त वाणिज्य कर आयुक्त और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वाणिज्य कर आयुक्त रवि कनूरी की शिकायत के आधार पर इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 409, 120B और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को शुरुआती तौर पर वाणिज्य कर में बड़े घोटाले की पहचान हुई थी। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने कहा है कि कमर्शियल टैक्स में बड़े घोटाले की शिकायत हमें मिल रही है। उन्होंने खुलासा किया है कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया और सभी एंगल से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि IAS अधिकारी सोमेश कुमार BRS सरकार में एक ताकतवर अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री KCR के खास सहयोगी माने जाते थे। BIS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR ने एक बार फिर मुख्य सचिव A शांति कुमारी से राज्य सरकार की वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल से पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री को हटाने के संबंध में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने इसे डिजिटल बर्बरता बताते हुए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि ये सामग्री सार्वजनिक संपत्ति है और तेलंगाना के इतिहास का विभिन्न अंग है। इन डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए इस सामग्री को सुरक्षित करने के लिए आपकी तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें आपकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं दिखी तो हम कानूनी उपाय अपनाने के लिए मजबूर होंगे। KTR ने इस महीने की शुरुआत में ये मुद्दा उठाया और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद तेलंगाना सरकार की वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर महत्वपूर्ण सामग्री गायब होने लगी है। कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइटों को भी हटा दिया गया है। उन्होंने संदेश जताया है कि ये जानबूझकर की गई डिजिटल बर्बरता है। संभवतः मामले के शीर्ष पर बैठे लोगों को इसमें शामिल किया गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान एक पोस्टर दिखाना चाहा, जिस पर जमकर विवाद हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं। हालांकि राहुल गांधी के पोस्टर दिखाने के अनुरोध पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई। ओम बिरला ने सख्त लहजे में कहा है कि मैं आपको संसद में पोस्टर नहीं दिखाने दूंगा। ओम बिरला ने कहा है कि ये गलत तरीका है और सदन में ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी के इस अनुरोध पर बीजेपी सांसदों ने भी आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला की आपत्ति के बाद संसद में पोस्टर नहीं दिखाया। हालांकि राहुल गांधी के हाथ में जो पोस्टर था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। राहुल गांधी ने हाथ में जो पोस्टर पकड़ा हुआ था उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही थी और ये पोस्टर हलवा सेरेमनी का था। ये पोस्टर केंद्रीय बजट के पेश होने से पहले का था। वहीं आपको बता दें कि हर साल केंद्रीय बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है। हलवा सेरेमनी इस बात को दर्शाती है कि केंद्रीय बजट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब इसके छपने का काम शुरू हो चुका है। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद की अटकलों को कई बार संघ और बीजेपी दोनों की ओर से खारिज किया गया है। अब बीजेपी ने कुछ ऐसा फैसला किया है जिससे इन बातों को जड़ से ही समाप्त किया जा सके। इनमें एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने भी लिया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर 1966 से चली आ रही रोक को समाप्त कर दिया गया है। कुछ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार देर रात 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है। वहीं कुछ राज्यपालों को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी
गई है। नए राज्यपालों की नियुक्ति में केंद्र सरकार ने आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए नेताओं को प्राथमिकता दी है और साथ ही जातीय समीकरणों को भी साधा है। बीजेपी ने बिहार, हरियाणा और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति में संघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को तरजीह दी है। राजस्थान में मदन राठौर, हरियाणा में मोहनलाल बडौली और बिहार में दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई महत्वपूर्ण राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की थी। इनमें भी संघ पृष्ठभूमि से आए नेताओं को प्राथमिकता और महत्व दिया गया है। कर्नाटक बीजेपी एमएलसी सीटी रवि ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी एमयूडीए में भ्रष्टाचार और वाल्मीकि निगम में अनियमितताओं के मुद्दे पर बेंगलुरु से मैसूर तक पदयात्रा करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि हम सभी मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे। सीटी रवि ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमें विधानसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। तय किया है बेंगलुरु से मैसूर पदयात्रा करना, कारण हमको चर्चा करने के लिए असेंबली में मौका दिया नहीं। वो लोग मना किया। हमने सबूत के साथ फेस करने के लिए हम लोग आए थे, हमको मना किया कांग्रेस गवर्नमेंट। हमको दूसरा विकल्प नहीं है। जनता के सामने रखने के लिए सच बाहर आना, उसको सच क्या है बोलने के लिए हम लोग पदयात्रा के माध्यम से जनता के सामने हम रखेंगे। हाँ, मूडा में स्कैम हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और उसके साथ साथ महर्षि वाल्मीकि कॉरपोरेशन में फर्जी खाता को पैसा भेजा है, और एससीपी टीएसपी फंड को डाइवर्ट किया है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में लूट लिया है। और सभी को हम जनता के सामने रखेंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि ये शर्मनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन युवाओं के सपने बर्बाद हो गए हैं, उनके परिवारों की आशाएं भी खत्म हो गई हैं। ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए बेहद दुखद है। मुआवजा दिया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा दोबारा न हो। दिल्ली देश की राजधानी है, शर्मसार किया है। ये शर्मनाक है, कोई आपको मालूम है कि इसमें कोई शक नहीं है कि शर्मनाक बात है कि जब कोई जवान लड़के के सपने ऐसे बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं, उनके परिवार के भी आशाएं सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं। ये तो बहुत दुखद बात है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, और एक पूरे जो हमारे एक जेनरेशन का आप भविष्य देख लीजिए क्या हालत है। पैकेज का ऐलान तो करे पीड़ित परिवार के लिए। देखिए, जो जीवन नष्ट हो गया तो उसके बाद में क्या सोल्यूशन ले आ सकेंगे आप उनके लिए और उनके परिवार के लिए। हाँ, कुछ कॉम्पेंसेशन देना ही चाहिए, अच्छी तरह देना चाहिए, लेकिन आइंदा ये नहीं होना चाहिए। ये है सबसे बड़ी जरूरी कि किसी और को यही दुख जो उनका परिवार अभी महसूस किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में एक बार फिर से गाजा में इजराइल के घातक और विनाशकारी हमले के खिलाफ जोरदार ढंग से अपनी बात उठाई है। उन्होंने अब तक हजारों लोगों की जान लेने वाले युद्ध को बर्बर कहा और देश से इजरायली सरकार की नरसंहारकारी कार्रवाइयों की निंदा करने और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करने के लिए कहा है। हालांकि इजराइल को लेकर प्रियंका गांधी का रुख कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग है। दरअसल वायनाड में जल्द ही बाई इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पिछले अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए अपने पहले संबोधन के बाद एक बयान सामने आया था। उन्होंने युद्ध को बर्बरता और सभ्यता के बीच टकराव के रूप में भी परिभाषित किया था। नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा और कांग्रेस की संयुक्त बैठक में उनका भाषण ऐसे वक्त में आया है जब गाजा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। भारत में भी इजराइल हमास युद्ध ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस को विभाजित कर दिया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।